हेलो एवरीवन, भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भौतिक भूगोल की इस सीरीज में हम आज अध्ययन करेंगे वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है, साथ ही अंतरिक्ष से आए हुए उल्कापिंडों से भी हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। सामान्य रूप में वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होता है। वायुमंडल में सबसे पहले हम वायुमंडल के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल का संगठन 3 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें सबसे पहले नंबर आता है विभिन्न प्रकार की गैसों का। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन जो कि 78.09% तथा ऑक्सीजन जो कि 20.95% का ही रहता है। शेष 1% तक का प्रतिनिधित्व आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ओजोन आदि भारी तथा हल्की गैसों द्वारा होता है। वायुमंडल के संगठन में दूसरे भौतिक तत्व के स्थान पर जलवाष्प को रखते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का सर्वाधिक महत्व होता है। भूतल पर जल स्रोतों, मिट्टियों तथा वनस्पतियों के वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में वाष्प पहुंचती है। वायु में इसकी मात्रा अधिकतम रूप में 5% रहती है। वाष्प की मात्रा तापमान पर आधारित होती है। उष्ण तर कटिबंध में धरातलीय वायु में वाष्प का प्रतिशत 2.6 जो कि 50 डिग्री अक्षांश पर तथा 70 डिग्री अक्षांश के आसपास 0.2 रहता है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल वाले भाग में समस्त वाष्प का 90% भाग रहता है। ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की यह न्यून मात्रा सर्वाधिक महत्व रखती है। वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन तथा वर्षण एवं उसके विभिन्न रूप जैसे बादल, वर्षा, हिम, ओस, ओला आदि का निर्माण होता है। वायुमंडल में तीसरे भौतिक तत्व के अंतर्गत धूल कणों को रखते हैं। गैस तथा वाष्प के अलावा वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। इनमें धूल कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटित होती रहती है। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं कणों के द्वारा होता है, जिस कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं गोधूली के नयनाभिराम रंग संभव हो पाते हैं। नमक तथा धुएं के कण जलवाष्प को आकर्षित करने के कारण आर्द्रता ग्राही नाभिक हुआ करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल इन्हीं के प्रतिफल है। तो अभी तक अपन ने वायुमंडल के संगठन के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद
वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। तापमान व वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल आदि लंबवत रूप में एक के ऊपर एक परतों की तरह विद्यमान है। वायुमंडल का विवरण निम्न है। सबसे पहले क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल आता है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्षोभमंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है। इस मंडल में भारी गैसों, जलवाष्प तथा धूलि कणों का अधिकतम भाग रहता है। धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम हो जाता है। इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य सौर विकिरण तथा पृथ्वी की पार्थिव विकिरण द्वारा होता है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे कुहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादल बनना आदि इसी भाग में घटित होती है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर क्षोभ सीमा, जिसे ट्रोपोपॉज़ कहते हैं, स्थित है। क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। इस भाग में सभी मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। जुलाई तथा जनवरी में भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज़ की ऊंचाई 17 किलोमीटर तक रहती है। इसके ठीक ऊपर समताप मंडल स्थित है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है, जिसकी औसत ऊंचाई 25 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस पाई जाती है। इस गैस की ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्षोभ मंडल तथा पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन गैस को नुकसान होता है। इसके ठीक ऊपर मध्य मंडल आता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान तीव्र गति से गिरता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसके ठीक ऊपर आयन मंडल स्थित है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस मंडल में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित हो जाती है। यदि आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। इसके बाद नंबर आता है आयतन मंडल का। वायुमंडल का ये सबसे ऊपरी भाग है, जो कि 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक फैला है। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता रहती है। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण गैसों के कण अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। भूगोल के विद्यार्थियों को यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा भू सतह से 1000 किलोमीटर तक ही मान्य है। पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1000 किलोमीटर के ऊपर भी अनेक नाम लिखे गए हैं और अनेक मंडल दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो सब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से बाहर है, क्योंकि हम भूगोल में पृथ्वी की सतह
का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए हम अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का अध्ययन नहीं करते हैं। 1000 किलोमीटर के ऊपर अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमारे भूगोल विषय के क्षेत्र से बाहर है। अंतरिक्ष का अध्ययन हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अतः भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भू सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वायुमंडल को ही हम अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। वायुमंडल के इस वीडियो में हमने वायुमंडल के संगठन और इसकी संरचना के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में जाना और इसका अध्ययन किया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।